कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान बैंकिंग एंड टैक्सेशन का अध्ययन करेंगे। हम बैंकिंग के संबंध में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि बैंक क्या है। एक प्रश्न बनता है कि बैंक क्या है। तो ध्यान दीजिए, आप सभी लोग बैंक से परिचित होंगे। अपने अभिभावकों के साथ कभी आप बैंक गए भी होंगे। बैंक में कामकाज किस प्रकार से होता है, बैंक क्या है, इसे हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम देखिए कि बैंक क्या है। तो बैंक वह संस्था है जो जनता द्वारा की गई जमा राशि पर ब्याज देती है तथा जरूरतमंद व्यक्तियों को, व्यापारियों को यह ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। इसके अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो बैंक के प्रमुख कार्य, जैसे बैंक क्या है ये तो हो गया। अब बैंक के प्रमुख कार्य, बैंक के प्रमुख कार्य को लिखिए। तो ध्यान दीजिए, बैंक के प्रमुख कार्यों में ले सकते हैं, बैंक जमाकर्ता से धन प्राप्त करती है। दूसरा कह सकते हैं कि बैंक जरूरतमंद व्यक्तियों को, व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराती है, ऋण सुविधा देती है, जिसके लिए एक निश्चित बैंक जो है वो ब्याज लेती है। बैंक हमें लॉकर्स सुविधा उपलब्ध कराती है। लॉकर्स में हम अपने महत्वपूर्ण कागजात एवं आभूषण, कीमती आभूषण एवं अन्य महत्वपूर्ण कीमती वस्तुओं को हम बैंक में सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक इसके अतिरिक्त यात्रा चेक जारी करती है तथा विदेशी मुद्रा आदि यात्रियों को उपलब्ध कराने का कार्य करती है। साथ ही बैंक विभिन्न प्रकार के खाते भी खोलती है, जिसमें आप देखिए खातों के विभिन्न नामों में जैसे है कि बचत बैंक खाता है, चालू खाता है, आवर्ती जमा खाता जिसको आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, सावधि जमा खाता अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट, वरिष्ठ नागरिकों के लिए खाता खोला जाता है जिसको सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अलग से बनाया गया है। एक पीपीएफ खाते भी बैंक में खोले जाते हैं। साथ ही नो फ्रिल्स अकाउंट नाम से भी बैंक में खाते खोले जाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के बैंक में खाते खोले जाते हैं। ठीक है, इसमें बैंक में खोले जाने वाले प्रमुख खातों जैसे बचत बैंक खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता। इसमें चालू खाता में बैंक जो है जमाकर्ता को किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देता है, जमा राशि पर ब्याज नहीं देता है। आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित रकम को प्रति माह जमा कराया जाता है और बैंक जो है उस पर निर्धारित दर से ब्याज देती है। एक आता है सावधि जमा खाता, एफडी फिक्स डिपॉजिट। एक बड़ी रकम, एक बड़ी राशि वो एक निश्चित समय के लिए, चाहे वह कुछ वर्षों तक क्यों न हो, जमा किया जाता है। बैंक जो है इस खाते पर सबसे अधिक ब्याज उपलब्ध कराती है। इसके अतिरिक्त बैंक बचत बैंक खाता, ये बचत बैंक खाता आम नागरिक इसे खोल सकते हैं और इसमें अल्प बचत को बढ़ावा इस खाते के माध्यम से दिया जा सकता है। हमारे पास
जो भी धनराशि उपलब्ध होती है थोड़े थोड़े करके हम जा करके इसको बचत बैंक खाता में जमा कर सकते हैं। वर्तमान रूप में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं शासकीय अशासकीय क्षेत्र से, वे सभी अपना वेतन प्रायः बैंक के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। वर्तमान में बैंक के और महत्वपूर्ण कार्यों में हम कह सकते हैं कि हम अपने घरों के पानी बिल है, बिजली बिल है, संपत्ति कर है इत्यादि सभी को बैंक के माध्यम से ही भुगतान करते हैं। साथ ही बैंक जो है कुछ अन्य सुविधाएं भी हमारे लिए उपलब्ध कराती है, जैसे कि एटीएम। एटीएम इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप सभी एटीएम शब्द से वाकिफ हैं। एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड रहता है, उस प्लास्टिक कार्ड को बैंक जारी करती है, खाताधारी के नाम से रहता है, और उस एटीएम के माध्यम से हम एटीएम मशीन में जा करके हम पैसे निकाल सकते हैं और पैसे जमा भी कर सकते हैं सीडीएम मशीन द्वारा। ठीक है। इसके अतिरिक्त बैंक जो है डेबिट कार्ड जारी करती है। बैंक जो है डेबिट कार्ड जारी करती है। डेबिट कार्ड एक प्लास्टिक का कार्ड है जो खरीदारी करते समय भुगतान की वैकल्पिक पद्धति प्रदान करता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक चेक भी कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चेक हो गया। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और इसको ध्यान में रखते हुए याद भी करिए, इलेक्ट्रॉनिक चेक। और बैंक इसके अतिरिक्त एक क्रेडिट कार्ड भी जारी करती है। क्रेडिट कार्ड भी मूलतः एक प्लास्टिक का बना हुआ एक कार्ड होता है। फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्लास्टिक का कार्ड है वास्तव में, जो आपको अपनी खरीद हेतु भुगतान करने के लिए फ्री अप्रूव्ड लिमिट से पैसे लेने की सुविधा देता है। ठीक है। तो इस प्रकार से बैंक ये सुविधाएं हमें प्रदान करती है। साथ ही बैंक चेक भी जारी करती है। उस चेक के द्वारा हम किसी को भी रुपये हम दे सकते हैं। साथ ही साथ बैंक जो है डीडी जारी करती है। उस डीडी के माध्यम से हम अपने स्कूल के, कॉलेज के और अन्य जो पैसों का जो लेन देन है, शुल्क वगैरह फीस, वो सब हम भुगतान करते हैं। ठीक है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम जैसे भारतीय स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इसको भारतीय स्टेट बैंक को जैसे आप लोग सुने होंगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है। पंजाब नेशनल बैंक जैसे पीएनबी के नाम से जाना जाता है। बैंक ऑफ इंडिया बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी बैंक हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक हो गया। एक्सिस बैंक है, ये प्राइवेट बैंक में आता है। बंधन बैंक है, ये भी प्राइवेट होता है। ये इस प्रकार से एचडीएफसी बैंक, ये भी प्राइवेट है। तो इस प्रकार से कुछ शासकीय अशासकीय बैंकों का नाम आपने देखा, सुना। ध्यान दीजिए, इन सभी बैंकों का चाहे शासकीय हो चाहे अशासकीय हो, इन सभी बैंकों पर नियंत्रण कौन करती है? आरबीआई करती है, भारतीय रिजर्व बैंक।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बनाए गए वैधानिक दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी बैंक जो है कार्य करती है। ठीक है, तो इसीलिए आरबीआई को या भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि बचत खाता में ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है, आइए देख लेते हैं। तो ध्यान देना है, बचत खाता में यहाँ पर देखिए आवर्ती जमा खाता में अर्थात आरडी में जमा धन राशि पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है। तो ध्यान दीजिए, ब्याज बराबर मासिक किस्त। यदि कोई व्यक्ति प्रति माह एक निश्चित रकम को बैंक में जमा करता है तो उसको हम मासिक किस्त के रूप में यहाँ लिखेंगे, और ब्याज की दर, जो निर्धारित ब्याज की दर रहेगा उसको यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए बटा 100 गुणित मासिक किस्तों की संख्या गुणित मासिक किस्तों की संख्या धन 1। यहाँ पर ध्यान रखना है, मासिक किस्तों की संख्या धन 1 और बटा 24। इस सूत्र में हम मान रख करके हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। इसको हम संक्षेप में इस प्रकार भी लिखते हैं, मासिक किस्त को P मान रहे हैं, दर को R से बटा 100 है, गुणित मासिक किस्तों की संख्या यहाँ N है जो कि माह में रहेगा ये, और मासिक किस्तों की संख्या धन 1 और बटा 2 और यहाँ 1 बटा 12। ठीक है, जहाँ पर P मासिक किस्त है, R ब्याज की दर है, N मासिक किस्तों की कुल संख्या को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार किसी आवर्ती जमा खाता आरडी में जमा धन राशि पर ब्याज की गणना जब हमें करनी है तो इस सूत्र में मान रख करके हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब सावधि जमा खाता अर्थात फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी में जमा धन राशि पर ब्याज की गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसके लिए हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र आपने पूर्व में भी पढ़ा है। देखिए A बराबर P 1 धन R बटे 100 पूरे का घात N, अथवा इस सूत्र से हम मिश्रधन ज्ञात करेंगे, जहाँ पर A क्या है, मिश्रधन है, अमाउंट, P यहाँ मूलधन है, प्रिंसिपल, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये ब्याज की दर R हो गया, ब्याज की दर वार्षिक में है, और N यहाँ पर N समय वर्षों में दिया गया है। ठीक है, तो इस सूत्र को हम इस रूप में लिख सकते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर देखिए P, फिर यहाँ पर कोष्टक में फिर 1 धन R बटे 100 पूरे का घात ऋण 1। हम इस सूत्र से भी ब्याज की गणना कर सकते हैं। इस सूत्र से हम ब्याज की गणना सीधे कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा इसमें, और इस सूत्र से अगर हम गणना करेंगे तो पहले मिश्रधन निकलेगा और उसके बाद फिर हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए CI बराबर A ऋण P करना होगा, अर्थात मिश्रधन में से मूलधन घटाना होगा। तो इस प्रकार से सावधि जमा खाता में ब्याज की गणना इस सूत्र से की जाती है। दोनों में से एक कोई भी सूत्र आप चयन कर सकते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए कि यदि ब्याज की दर, जैसे देखिए इस सूत्र में ब्याज की जो दर है वो वार्षिक में है, किसमें है, वार्षिक में। यदि प्रश्न में ब्याज की गणना छमाही की जाती है, छमाही अर्थात अर्धवार्षिक की जाती है, तब संशोधित दर निकाला जाता है। तो संशोधित दर निकालने के लिए दर को आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे दर में, और जो भी समय n का मान जो दिया रहेगा समय, उसको दुगना कर देते हैं। तो इस प्रकार से छमाही ब्याज की गणना में दर को आधा और समय को दुगना करके संशोधित मान को ही इस सूत्र में रखना होता है। ठीक है, यदि ब्याज तिमाही गणना किया जाता है, तो यदि ब्याज तिमाही अगर गणना किया जाता है तो दर को 1/4 कर दिया जाता है, अर्थात चूंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, तो इसलिए जो भी दर दिया रहेगा प्रश्न में उसको 4 से भाग कर देंगे तो 1/4 निकलेगा। साथ ही जो समय उसमें रहेगा
तो समय को 4 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से संशोधित दर और संशोधित समय निकलता है, उसको हम इस सूत्र में रख करके फिर सवाल हल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सावधि जमा खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की गणना की जाती है। ध्यान दीजिए, बचत बैंक खाता में ब्याज की गणना किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। कुछ यहाँ पर नियम है, उन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे। किसी महीने की ब्याज उस महीने के 10वें दिन और अंतिम दिन के बीच की न्यूनतम जमा राशि पर लगाया जाता है। ध्यान दीजिए, किसी बचत खाता में अगर रुपए हम महीने के 10 तारीख तक अगर जमा करते हैं तभी उस जमा रकम पर ब्याज मिलेगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि उस माह के 10वें दिन से अंतिम दिन के बीच न्यूनतम कितना राशि है, उस पर ब्याज मिलेगा। अगर हम 10वें दिन के बाद चाहे जितना भी रुपए हम जमा करें बचत बैंक खाता में, उस पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। पहला क्या है कि किसी महीने की ब्याज उस महीने के 10वें दिन और अंतिम दिन, 10वें दिन और अंतिम दिन के बीच की न्यूनतम राशि अर्थात खाता में कम से कम कितना रुपए है उस पर ही ब्याज दिया जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि जो भी उस जमा राशि है उस खाते में वो 10 तारीख तक ही जमा किया गया हो, उसके बाद जमा की गई राशि पर ब्याज के लिए विचार नहीं किया जाता। साथ ही देखिए, सभी महीनों के ब्याज योग्य राशियों का क्रमांक 1 और 2 के अनुसार गणना करते जाते हैं। तो सभी महीनों को ब्याज हेतु योग्य राशियों का योग करते हैं। इस योग को मूलधन माना जाता है और मूलधन मान करके एक माह का ब्याज निकालते हैं इस सूत्र से। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणी दर गुणी समय बटे 100। इस सूत्र से साधारण ब्याज निकाला जाता है किसके लिए? बचत बैंक खाता में जमा राशि के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है, जिस महीने में बचत खाता को बंद किया जाता है उस माह का ब्याज नहीं दिया जाता। अब आता है कराधान, टैक्सेशन क्या है। ध्यान दीजिए, सरकार विकास कार्य हेतु एवं सरकारी कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन प्राप्त करती है। तो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार जनता पर विभिन्न प्रकार के कर अर्थात टैक्स, जैसे सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क कर और आयकर लगाती है। ध्यान दीजिए, कर अर्थात टैक्स, कर टैक्स मूलतः दो रूप में हो सकता है। एक प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, आप लोग जानते हैं अप्रत्यक्ष कर के रूप में आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे कि मनोरंजन कर। यह जो टैक्स होता है वो सरकार को हम ही देते हैं, पर हमें पता नहीं रहता है, प्रत्यक्ष रूप से हम सरकार को नहीं देते हैं। तो ये मनोरंजन कर हो गया जैसे, और प्रत्यक्ष कर में जैसे कि प्रत्यक्ष कर में हो गया आयकर, इनकम टैक्स। ठीक है, तो अब ये आयकर क्या है, इससे हम आपके 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में आयकर का ही अध्ययन करेंगे, इनकम टैक्स का। किसी व्यक्ति को अपनी कुल आय पर आयकर नियम के अनुसार केंद्रीय सरकार को जो कर देना पड़ता है उसे ही आयकर कहते हैं। ठीक है, यह आयकर वित्तीय वर्ष के अनुसार निर्धारित होता है। अब देखिए, वित्तीय वर्ष क्या है, तो वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर क्या है वो देखिए। किसी वर्ष में 1 अप्रैल से अगले वर्ष
के 31 मार्च, अगले वर्ष के 31 मार्च तक की जो अवधि रहती है, इस अवधि को एक वित्तीय वर्ष अर्थात एक फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है वह 1 अप्रैल 2020 से लागू है और ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2021 अगले वर्ष तक चलेगा। ये एक वित्तीय वर्ष हुआ, ठीक है। तो इस वित्तीय वर्ष में सरकार बजट पेश करती है हर वर्ष, तो उस हिसाब से आयकर का समीक्षा करती है, निर्धारण करती है और यह व्यक्ति की वार्षिक आय आमदनी पर, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो कि व्यवसायी हो, तो उसकी वार्षिक आमदनी पर आयकर का सरकार निर्धारण करती है और उसके अनुसार से करदाता को कर चुकाना होता है, ठीक है। तो ये जो आयकर है, आयकर की गणना कुछ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, आप इन प्रमुख बिंदुओं को ध्यान में रखिए। सबसे पहले किसी व्यक्ति का आयकर अगर हमें निकालना है तो यह देखते हैं कि उस व्यक्ति की वार्षिक आमदनी कितनी है, उसे लिख लिया जाता है। उसके बाद यदि वह व्यक्ति कुछ दान इत्यादि देता है तो दान की राशि ज्ञात कर लेते हैं। फिर वार्षिक आय में से दान की राशि को घटा करके शेष आय प्राप्त किया जाता है, शेष आय, ठीक है। फिर है कर में छूट हेतु जमा की गई राशि। जैसे कर में छूट, टैक्स में छूट के लिए व्यक्ति कुछ जमा करता है, LIC में जमा करता है, भविष्य निधि में करता है या राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है, तो समस्त प्रकार के बचतों को पहले हम गणना कर लेते हैं। ध्यान रहे, सभी प्रकार के बचत पर सामान्यतः 1 लाख रुपए तक की बचत पर ही कर मुक्त होता है। कर योग्य आय ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? शेष आय, जो यहाँ जो शेष आय मिला है क्रमांक 3 में, उसमें से सभी प्रकार के बचतों के योग को घटाते हैं। यदि सभी प्रकार के बचतों का योग 1 लाख से अधिक है तो हमें केवल 1 लाख को ही उसमें से घटाना होगा और इस प्रकार से कर योग्य आय प्राप्त करते हैं, अर्थात तो वह राशि प्राप्त करते हैं जिसमें आय कर की गणना की जा सके, ठीक है। कर योग्य राशि से आयकर की गणना प्रश्न में दिए गए निर्देश के अनुसार किया जाता है और इसे देय आयकर माना जाता है। देय आयकर, प्राप्त देय आयकर पर शिक्षा उपकर लगाया जाता है। सामान्यतः देय आयकर पर 3% शिक्षा उपकर आपको ज्ञात करना होगा। कुल देय आयकर ज्ञात करने के लिए देय आयकर में शिक्षा उपकर जो 3% ज्ञात हुआ है उसको जोड़ देंगे तो कुल देय आयकर सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्ष के प्रारंभ के 11 महीने में अग्रिम आयकर जमा करता है तो उस 11 महीने में अग्रिम जमा राशि को जोड़ करके कुल देय आयकर में से घटा दिया जाता है। शेष जो राशि बचता है वह शुद्ध देय आयकर होगा, जो अंतिम अर्थात 12वें माह में उस करदाता द्वारा आयकर विभाग के पास जमा किया जाना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आयकर की गणना हम करते हैं। तो अगले एपिसोड में हम आयकर की गणना करने के साथ साथ आवर्ती जमा खाता में ब्याज कैसे निकालते हैं और साथ ही FD जमा खाता में ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।